दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के इस 15वें एपिसोड में हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब हमने जो 14वें एपिसोड में मॉडल देने की कोशिश की, उसको फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत से एपिसोड आप लोग सुने नहीं होंगे, तो थोड़ा सा रिकैप कर दें। रदरफोर्ड मॉडल में जब भी इलेक्ट्रॉन रहता है प्लानेटरी मोशन के तहत, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूज करेगा, जिससे रेडियाई लगातार कम होगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सिंक कर जाएगा। एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड मॉडल एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बोर पोस्टुलेट्स ने कहा कि नहीं, सर्टेन ऑर्बिट्स ऐसे होंगे जिसमें रोटेट करने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लूज नहीं करेंगे। इनको स्टेबल ऑर्बिट्स कहा गया। पर फिजिक्स वही है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड वही है। इलेक्ट्रॉन चाहे रदरफोर्ड ऑर्बिट में गोले में घूमे, एसलेट करें, या फिर बोर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो लूज होना चाहिए। नहीं लूज हो रहा है, इसके मतलब इस पोस्टुलेट के पीछे कहीं नहीं कुछ न कुछ छुपा है। वो और कुछ नहीं छुपा है। हमारे लिहाज से हम जो प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉन मल्टीपल क्लाउड में, मल्टीपल एक तरह से पार्टिकल्स में जो क्लाउड बना लेता है, उसमें ब्रेक हो जाता है जैसे ही वो बोर ऑर्बिट में एसलेट करने जाता है या एसलेट हो रहा होता है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो वो अगर एक सिंगल पार्टिकल होता, चार्ज पार्टिकल, वो लूज करता या लूज करने वाला होता या जो भी लूज किया होता, वो सब कहीं ना कहीं वो सब सारी एनर्जी को वो बचा लेगा। वो अपनी इस एनर्जी को अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्लाउड में टूट जाए और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव इस्टेब्लिश हो जाए, जो भी एनर्जी वो लूज किया होगा उसको उसमें कंजर्व कर ले, या लूज करने के पहले ही वास्तव में मास एनर्जी कन्वर्जन से ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड में टूट जाए, जहाँ कुछ मास इलेक्ट्रॉन का स्टैंडिंग वेव्स में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो भी क्लाउड है, ये न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस भी नोड की तरह काम करेगा और अंततः इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पूरा का पूरा क्लाउड, चार्ज पार्टिकल का क्लाउड, न्यूक्लियस के साथ, जी हाँ, नोड्स बना लेंगे जिनके मध्य इलेक्ट्रॉन्स की एक एनर्जी स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में होगी। तो होता क्या है, जब कोई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टैंडिंग वेव से हायर स्टैंडिंग वेव में चला जाता है। लेकिन अगर वर्क फंक्शन h/0 के बराबर कोई फोटॉन एनर्जी दे दे, प्लेन पोलराइज लाइट का पार्सल, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है न्यूक्लियस से, वो हमने प्रपोज किया कि वो एक तरह से स्टैंडिंग वेव के रूप में रिलीज़ होता है, जहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव है वो वहाँ पे कोई भी नोड न्यूक्लियस नहीं बना रहा है, मतलब वो न्यूक्लियस से बंधा नहीं है। सारे नोड्स अब कौन बना रहे हैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन में? वो चार्ज पार्टिकल जो है वही नोड्स बना रहे हैं इस स्टैंडिंग वेव में। h/0 के ऊपर अगर फोटॉन में एनर्जी होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या बोलते हैं, वो इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो एक तरह से बैलून की तरह है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी इस बैलून को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर देगा। मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी अब और बड़ा बैलून नहीं बनाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से फ्री इलेक्ट्रॉन अब बंधा नहीं है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जो भी h/0 के ऊपर की एनर्जी होगी वो तत्काल वो क्या बोलते हैं, वो बैलून की काइनेटिक एनर्जी में उसको वो बदल देगा ना। अब ये जो बैलून है ये आगे बढ़ेगा, डबल स्लिट की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जो भी h/0 के ऊपर की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलते समय बैलून की, ये जो स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में है ना, जहाँ नोड सरफेस पे है और कहीं ना कहीं अंदर के जो वैक्यूम में या सरफेस नोड्स पार्टिकल्स के नोड्स के बीच स्टैंडिंग वेव में जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी h/0 के पास है, जिधर से फोटॉन आ रहा होगा उधर से कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज भी कर रहा होगा, और जो पार्टिकल्स फोटॉन से सबसे पहले इंटरेक्ट किए हैं वो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम गेन करेंगे। वो बात अलग है कि वो धीरे धीरे उसको पूरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैलून होगा वो एक तरह से दबा हुआ रहेगा, जिधर से फोटॉन क्या बोलते हैं h/0 के ऊपर फ्रीक्वेंसी वाला वो वास्तव में इंटरेक्ट किया है।
खैर, जब डबल स्लिट के पास क्या होगा, पहुँचते पहुँचते ये फोटान, अब हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं पिछले 14वें एपिसोड से। डबल स्लिट के पास पहुँचते पहुँचते ये फोटान जिसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसमें एक काइनेटिक एनर्जी है एच म्यू नॉट के ऊपर, जो भी एच म्यू फोटान है उसमें एच म्यू नॉट तो खर्च हो गया स्टैंडिंग वेव बनाने में, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाने में, न्यूक्लियस से अलग करने में। जो भी एच म्यू नॉट के ऊपर एनर्जी एच म्यू फोटान में है वो काइनेटिक एनर्जी में इस फ्री इलेक्ट्रॉन में इसके क्लाउड में कन्वर्ट है। और ये जैसे ही ये क्या बोलते हैं स्लिट के पास पहुँचेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर से तब्दील हो जाएगी किसमें, ये तब्दील हो जाएगी, नोड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा स्लिट के पास इस क्लाउड का, और वो कहीं ना कहीं जब नोड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो तब्दील हो जाएगी किसमें, स्टैंडिंग वेव जो अंदर थी उसकी वेवलेंथ को घटाने में। जी हाँ, तो अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक हायर लेवल के क्लाउड बना रहा है, हायर लेवल का स्टैंडिंग वेव बना रहा है। जब न्यूक्लियस से रिलीज हुआ था तब उस पर कोई बाध्यता नहीं थी, एच वी नॉट पे ऊपर जो भी एनर्जी थी फोटान में वो काइनेटिक एनर्जी में वो सदन था, तत्काल वो बदलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो सामने स्लिट पे पहुंचा तो वहाँ पर इंटरेक्शन के कारण जो भी काइनेटिक एनर्जी उसके क्लाउड्स और उसके नोड्स में थी वो तब्दील होने लगी किसमें, जी हाँ, इस क्लाउड के इंटरनल एनर्जी, अर्थात ये इस स्टैंडिंग वेव जो उसके अंदर थी वो स्टैंडिंग वेव वो और हायर लेवल पे पहुंच गई। ये स्टैंडिंग वेव कोई और की नहीं थी बल्कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसी का स्टैंडिंग वेव है। तो वो हायर स्टैंडिंग वेव में ये फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है स्लिट से इंटरेक्ट करने के बाद, और काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी जो स्टैंडिंग वेव को देती है इस हायर स्टेज में। तो वेवलेंथ जो होती है, पार्टिकल चूँकि और स्क्यूज हो जाते हैं तो वेवलेंथ घट जाती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन की स्टैंडिंग वेव थी और जिसमें काइनेटिक एनर्जी थी, कंपैरिजन टू जब ये काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर इंटरनल एनर्जी या स्टैंडिंग वेव की एनर्जी में तब्दील हो गई और ज़्यादा एनर्जी की स्टैंडिंग वेव बनी, और जहाँ नोड्स जो हैं क्लाउड जो हैं और पास पास हैं, तो इस स्टेज में ये जो हायर लेवल का स्टैंडिंग वेव है इसकी वेवलेंथ श्रिंक हो जाती है। और उसके बाद जब श्रिंक हो जाती है तो ये एक्चुअली में स्टेबल स्टेट रहती है, ये अनस्टेबल स्टेट रहती है। और ये पूरा जब ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स का जब दोनों स्लिट से पास हो रहा होता है तो उसी समय कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम है फिर से अपने क्या बोलते हैं ओरिजिनल रूप में आने की कोशिश करता है। पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टेबिलिटी के रूप में आता है। तो स्टेबल एनवायरनमेंट कोई और नहीं होता है, वो वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ा रहता है हाईएस्ट ऑर्बिटल में, ठीक उसी क्लाउड में वो तब्दील होता है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी एच म्यू नॉट के ऊपर रहती है, वो एक्चुअली में प्लेन पोलराइज्ड फोटान के रूप में वो स्लिट के पास वो रिलीज होती है। और वही वास्तव में जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट या काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो रिलीज हुई है, ये स्लिट से इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो ये प्लेन वेव का है इसी के करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है। और यही जब लाइट स्क्रीन पे पड़ती है तो वास्तव में रिफ्लेक्शन इत्यादि भी कई बार होते हैं, लेकिन जो भी इंटेंसिटी ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंटरफेरेंस करती है स्क्रीन के पास, तो एक्चुअली में वही वास्तव में वही वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। और ये लाइट कहाँ से आई है, काइनेटिक एनर्जी से आई है जो फ्री इलेक्ट्रॉन में थी, उसकी कीमत पे आई है ना। तो ये जो भी वेवलेंथ ये शो करेगा इंटरफेरेंस पैटर्न, वो उसी के काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग या उसके मोमेंटम के रिलेटेड होगा, उसी के मोमेंटम के रिलेटेड होगा ना। तो और ये इंटरफेरेंस पैटर्न में चूँकि क्या है कि कुछ रीजन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा इंटेंस है इस पैटर्न के बाद, तो जो इलेक्ट्रॉन स्लिट के बाद
फिर से एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन में तब्दील होगा, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन वो किधर की ओर मूव करेगा? वो मूव करेगा उन रीजन्स की ओर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। जी हाँ, किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा? जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, उस डायरेक्शंस में वो मूव करने की कोशिश करेगा ना, एक तरह से ये जाएगा। लेकिन अंततः वो एक्चुअली में ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे किस जगह वास्तव में फिर से जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्क्रीन पे किस जगह फिर से वो किसी न्यूक्लियस के अराउंड फिट हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को भी इन्वॉल्व कर लेगा, क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बनाने में। हम इतना ही कह सकते हैं इस पॉइंट पर कि जहाँ जहाँ भी इंटरफेरेंस पैटर्न है उन एरियाज में, क्योंकि स्लिट से पास होते समय डाइवर्जन कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अंततः वो वहीं इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उन्हीं एरियाज में, डायरेक्शन में, जहाँ पर उसके द्वारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और जिसने वास्तव में इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया हुआ है स्क्रीन के पास, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से स्क्रीन और स्लिट के मध्य कहीं ना कहीं वो उसको, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो स्लिट से पास हो रहा है, स्लिट से, वो उसको गाइड करेगा और अंततः स्क्रीन पे जिस भी रीजन्स पे इंटरफेरेंस पॉजिटिव रहेगा उन्हीं रीजन्स के पास वो अंततः स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में वो अंततः पहुँचेगा स्क्रीन पर, और किसी न्यूक्लियस के साथ मिल के वो न्यूक्लियस को फिर से शामिल कर लेगा अपने स्टैंडिंग वेव में। ठीक उसी तरह से जैसे उसने न्यूक्लियस को छोड़ा था, ठीक उसी तरह से वो न्यूक्लियस से बाइंड हो जाएगा, वहीं मेटरलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो जनरेट हो रही है वो कुछ और नहीं, जो काइनेटिक एनर्जी, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी h0 के ऊपर थी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन में थी, वो एक्चुअली में स्लिट के पास वो वो इंटरनल एनर्जी में फ्री इलेक्ट्रॉन में बदलती है। कैसे बदलती है? जो उसके अंदर स्टैंडिंग वेव है हायर लेवल पे पहुंच जाता है वो, और फिर जब वो अनस्टेबल सिस्टम रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से उसी हाईएस्ट ऑर्बिटल में पहुंचना चाहता है जब उसने न्यूक्लियस छोड़ा था ना। तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वही फोटॉन का रिलीज करता है, उतनी ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा उसने स्टैंडिंग वेव के रूप में उस फ्री इलेक्ट्रॉन ने रख रखी है, जो नॉट अलाउड है ना। और उसी के करस्पॉन्डिंग जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उधर उसी को वो इस रिलीज के बाद वो फॉलो करता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना, और उसमें काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होती है। लेकिन अंततः स्क्रीन पे जब वो पहुंचता है तो किसी न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड के अराउंड उसको भी अपने सिस्टम में फिर से बंध जाता है। जिस हिसाब से वो छोड़ा था अपने पेरेंट न्यूक्लियस को, स्क्रीन पे किसी दूसरे न्यूक्लियस में वो मेटरलाइज हो जाता है, स्टैंडिंग वेव वहाँ बना लेता है न्यूक्लियस के साथ में। तो यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन में है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में आया कैसे? हमने इस मैकेनिज्म को अपने मॉडल स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के अनुसार समझाने की कोशिश की, और ये काइनेटिक एनर्जी पहले तब्दील होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की इंटरनल एनर्जी या उसकी स्टैंडिंग वेव में, और जो हायर लेवल का जो स्टैंडिंग वेव बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो जाती है हायर लेवल ऑफ स्टैंडिंग वेव में। मज़े की बात यह है कि ये जब ऐसा हो रहा होता है, आमतौर पे न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन बंधा है तो फोटॉन पाएगा तो हायर स्टैंडिंग वेव बनाएगा, लेकिन वो न्यूक्लियस से बंधा रहता है। लेकिन यहाँ बिना फ्री इलेक्ट्रॉन बिना न्यूक्लियस से बंधे ही जब वो स्लिट के पास फिर से डिसेलरेट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन के और बड़ी स्टैंडिंग वेव में, जहाँ न्यूक्लियस का रोल नहीं होता है। तो इसलिए ये सिस्टम, और ये अलाउड भी नहीं है, इसलिए ये फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग रिलीज होती है, जो स्लिट से पास होने के बाद इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है, और वही जो पैटर्न है, वही जो हाई एनर्जी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन अब है जो फिर से हाईएस्ट ऑर्बिटल में आ गया है, मानो अभी न्यूक्लियस से फ्री हुआ है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसको गाइड करता है स्क्रीन तक और वो फिर अंततः किसी न्यूक्लियस पे मैटेरियलाइज हो जाता है। लेकिन वही मैटेरियलाइज होगा जहाँ पे हाई एनर्जी फील्ड है, मतलब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है। तो इस तरह से हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फिजिकल सिग्निफिकेंस देने की कोशिश की। अपने पिछले मॉडल में इम्प्रूवमेंट किया जहाँ हमने कहा कि जो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है जो स्टैंडिंग वेव लिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी भी लिया हुआ है, तो वो स्क्यूज होता है, तो पार्टिकल्स की मध्य दूरी कम होती है तो स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ कम हो जाती है। लेकिन वही जो कम हुई वेवलेंथ है वही लीक हो रही होती है, वही लीक हो रही है। यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं, नहीं, जो वेवलेंथ कम हुई है वो हायर लेवल ऑफ स्टैंडिंग वेव फ्री इलेक्ट्रॉन का बना रहा है, लेकिन वो अनस्टेबल है और वापस आ जाता है जब वो फिर से स्टेबल फ्री इलेक्ट्रॉन में जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ वो इशू करता है ना, जो इंटरफेरेंस करता है स्क्रीन के पास और गाइड भी करता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो अब काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी एडम्यू नॉट से ऊपर लूज कर चुका है, और वही इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑर्बिटल में जो एनर्जी लिया है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो न्यूक्लियस पे जाकर जी हाँ वो मैटेरियलाइज हो जाता है। तो ये हमने इम्प्रूवमेंट इस मॉडल पे करने की कोशिश की। अब कौन सा मॉडल सही है ये हम आप पे छोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।